Time to start. So we will go ahead with PYQs of NEET. Question number 1. A source of unknown frequency gives 4 beats per second when sounded with a source of known frequency 250 Hz. तो 250 Hz के साथ जब साउंड किया तो 4 बीट्स मिल रहे हैं. इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, जब ऐसा होता है तो दो पॉसिबिलिटीज है. एक तो -4 मतलब 246 और एक +4 दैट इज 254. तो ये अननोन फ्रीक्वेंसी था x. अननोन फ्रीक्वेंसी x का 250 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के साथ 4 बीट्स होना, मतलब जो x है अननोन फ्रीक्वेंसी है वो या तो 246 होगा या 254 होगा. अब आगे बोला है द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी. सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी gives 5 beats per second when sounded with a source of 513 Hz. The unknown frequency is. तो क्वेश्चन समझ लो. x unknown frequency x 250 के साथ 4 बीट बनाता है, तो x की दो वैल्यू हो सकती है 246 या 254. और इसका सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2x वो 513 के साथ कितने बीट बना रहा है? 5. तो 513 के साथ कितने बीट बना रहा है? 2x 5. तो दो पॉसिबिलिटीज है. 513 -5 मतलब कितना? 508 करेक्ट, या फिर 513 +5 मतलब कितना? 518 गुड राइट. तो बताओ आंसर क्या आएगा? 254. क्यों 254? x का 250 के साथ 4 बीट्स है राइट, और 2x का 513 के साथ कितना बीट्स है? 5 है ना? अरे हाँ 5 है कि नहीं? तो पहले तो 4 और 5 सेटिस्फाई हो गया, और x का डबल 254 का डबल कितना है? 508. इसका डबल 246 का डबल होता है क्या? 518 नहीं होता ना? हाँ तो नहीं होता तो ये आंसर भी नहीं आएगा. तो आंसर क्या आएगा? 254. अभी भी नहीं समझा? आई मेक इट सिंपल अगेन. अननोन फ्रीक्वेंसी 254 हर्ट्ज के साथ 250 हर्ट्ज के साथ कितने बिट्स बना रहा है? 4. तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? 246 या फिर 254. और अननोन फ्रीक्वेंसी का सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2x. तो दो पॉसिबिलिटीज है ना. 254 का डबल कितना होता है? 508. 513 के साथ कितने बीट्स है? 5. तो 5 का डिफरेंस आ रहा है क्या? यस. लेकिन यहाँ पे 246 का डबल करोगे तो कितना आ रहा है? कितना आता है? 246 का डबल कितना होता है? 246 का डबल कितना होता है? 492 और 513 में 5 का डिफरेंस है क्या? नहीं है. इसका है क्या? है. तो फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा? 254. सिंपल डन. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं होते. दिस आर जस्ट लॉजिकल क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, लॉजिकल. 3 sound waves of equal amplitudes have frequencies n-1, n and n+1. They superimpose to give beats. The number of beats produced per second will be. सिंपल क्वेश्चन है, बताओ. आपको क्या बोला है? 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. पहली फ्रीक्वेंसी कितनी थी? n-1. दूसरी कितनी है? n. तीसरी कितनी है? n+1. तो दे सुपरिम्पोज टू गिव बीट्स. तो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड विल बी कितने? 2. क्यों 2? बहुत सिंपल सी बात है. इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1. तो ये दोनों मिलके कितना बीट्स बनाएंगे? 1. इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1. तो ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 1. तो टोटल बीट्स कितने हो गए? 2. राइट. और सिंपल लॉजिक देता हूं मैं आपको. कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहला और आखिरी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देख लेना. n-1 और n+1 में कितना डिफरेंस है? 2. तो 2 बीट्स. डन. अगर n-2 और n+2 होता
4 beats. Simple, simple. There is no solution. This is just logical. Next question. If we study the vibration of open pipe at both ends, जैसे if a pipe is open at both ends, तो दोनों open end पे क्या बन रहा है? Nodes के anti nodes. एंटी नोड्स, एंटी नोड्स मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो प्रेशर नोड्स होते हैं. करेक्ट, याद रखना ये. गुड. देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ द एंड्स. ओपन एंड विल बी एन एंटी नोड, ये तो करेक्ट है. ऑड हार्मोनिक्स of the fundamental frequencies will be generated. Odd harmonics will be generated. All harmonics will be generated. बताओ. ओपन एंड में, ओपन एंड, बोथ एंड आर ओपन, तो ओपन एंड पे क्या बनता है? एंटी नोड. ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है. ऑड हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड. नो नो, पक्का. अगर ये टिक कर दिया तो -1 हो जाएगा. उन्होंने ऐसा नहीं बोला ना, ओनली ऑड हार्मोनिक्स. हाँ, ओनली ऑड हार्मोनिक्स बोलते तो फिर स्टेटमेंट सी गलत होता, क्योंकि ऑल हार्मोनिक्स होते हैं, तो ऑल में तो ऑड होता ही है ना. हाँ, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑड हार्मोनिक्स जनरेटेड, यस. ऑल हार्मोनिक्स जनरेटेड, ये भी सही है. तो गलत कौन है फिर? अगर इसके आगे ओनली ऑड लिखते तो स्टेटमेंट सी गलत हो जाता. तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते वक्त बी केयरफुल. Next question. The condition under which a microwave oven heats up a food item containing water molecules most efficiently is: A. Infrared waves produce heating in microwave oven. अभी अगर इंफ्रारेड ही यूज करना हो तो माइक्रोवेव क्यों बोलते हैं? फिर इंफ्रारेड ओवन बोलते हैं ना उसको. दे आर कॉलिंग माइक्रोवेव ओवन एंड दे आर सेइंग कि इंफ्रारेड वेव्स यूज किया, नहीं किया. तो कौन सा वेव यूज होता है? माइक्रोवेव. The frequency of microwave must match with resonant frequency of water molecule. The frequency of microwaves has no relation with natural frequency of water molecules. Microwaves are heat waves, so always produce heating effect. तो आपको पता होना चाहिए, जो आप फूड आइटम्स गर्म करते हो माइक्रोवेव में, उसका प्रोसेस क्या होता है. जो माइक्रोवेव का कंटेनर होता है, चेम्बर, उसमें साइड वॉल्स में माइक्रोवेव का सोर्स होता है, तो वहाँ से माइक्रोवेव्स इमिट होंगे. So in that chamber, microwaves are emitted from the side walls. Side wall से microwaves emit होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं जहाँ पे food item है. Food item essentially contains water molecules. Water molecule का natural frequency is equal to microwave का frequency. तो microwaves को water molecule absorb करता है और water molecule starts performing rotational motion. याद है? Do you remember degrees of freedom? तो जब आप मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो मॉलिक्यूल्स या तो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर सकता है, या रोटेशनल, या फिर वाइब्रेशनल. तो वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम लोगों ने माइक्रोवेव इंसिडेंट कर दिए तो वाटर मॉलिक्यूल का वन ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैचेस विद माइक्रोवेव एंड उसके रोटेशनल मोड्स एक्टिव हो जाते हैं. रोटेशनल मोड्स एक्टिवेट होना मतलब द मॉलिक्यूल स्टार्ट रोटेटिंग, एंड व्हेन दैट मॉलिक्यूल स्टार्ट रोटेटिंग, वो जो बाजू के मॉलिक्यूल्स है उसके साथ कोलिजन होता है, एंड कोलिजन लीड्स टू फ्रिक्शन लीड्स टू हीट, एंड हेंस इट इज हीटेड अप. मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच विद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. इसलिए तो एब्जॉर्ब होगा ना, नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो. अगला क्वेश्चन. Good. This is a good question. Something to solve. A uniform rope of length L and mass m1 hangs vertically from a rigid support. तो अब तक हम जो रोप की बात कर रहे थे, हम वो रोप का मास निग्लिजिबल ले रहे थे, मतलब रस्सी का खुद का मास नहीं है. जो भी लोड आ रहा था वो नीचे तुमने क्या लगाया है, ब्लॉक, उस पे से आ रहा था. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है? यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L एंड मास m1. तो मास m1 खुद रस्सी का मास है. Hangs vertically from a rigid support. Hangs vertically from a rigid support. तो एक rigid support है यहाँ पे. Let's say this is a rigid support. इस rigid support से हम लोगों ने एक
स्ट्रिंग को, एक रोप को हैंग कर दिया और इसका खुद का मास m1 है और इसका लेंथ है l. तो लेंथ इज l एंड द मास ऑफ द रोप इटसेल्फ इज m1. इसका खुद का मास m1 है, विच इज इंपॉर्टेंट. A block of mass m2 is attached to the free end of the rope. A block of mass m2 is attached to the free end of the rope. तो रस्सी के फ्री एंड को हमने एक ब्लॉक लगा दिया जिसका मास है m2. तो ये ब्लॉक का मास है m2. गुड. देन a transverse pulse मतलब transverse wave of wavelength lambda 1 is produced at the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is lambda 2. The ratio of lambda 2 by lambda 1 is. अच्छा क्वेश्चन है ये. तो ऐसा बोला है कि आपने लोअर एंड पे एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट किया, उसका जो वेवलेंथ था लोअर एंड पे वेवलेंथ कम था, लेकिन ऊपर जाते जाते वेवलेंथ बढ़ गया. तो ऊपर जाते थे वेवलेंथ हो गया लैम्डा 2 और लोअर एंड पे जो वेवलेंथ था वो था लैम्डा 1. तो वेवलेंथ इज नॉट सेम. आपका पूछा पड़ता है रेशियो ऑफ लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1. राइट. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आएगा तो सॉल्व होगा. यू हैव अ रोप हैज इट्स ओन मास m1, उसका लेंथ है l, उसके नीचे एक लोड है m2, एंड देन यू सेंड अ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम लोअर एंड टू द अपर एंड. लोअर एंड पे वेवलेंथ है लैम्डा 1, अपर एंड पे लैम्डा 2 है. रेशियो ऑफ लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 पूछा है आपको. हाउ डू यू प्लान टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सिंपल है. हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? What is the formula of speed of a transverse wave on a string? Under root of t by m. Very good. So you also know v equals to n lambda, equation 1, but you also know that v equals to root of t by n, equation number 2. So from 1 and 2 you get n lambda equals to under root of t by m. n frequency constant है और ये जो m है, this m is linear mass density. तो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए मैं इसको m डैश बोल रहा हूँ. m stands for mass and m dash is for linear mass density, mass per unit length. मास पर यूनिट लेंथ तो सेम रहेगा क्योंकि वायर सेम है. तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? रूट ऑफ टेंशन, क्योंकि n फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है. तो वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन. मतलब मुझे अगर लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 का रेशियो चाहिए तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 का अगर रेशियो चाहिए तो होगा रूट ऑफ t2 बाई t1. और टेंशन होता है लोड इनटू जी. तो आपको देखना पड़ेगा लैम्डा 2 मतलब अपर एंड पे लोड कितना है, वायर के अपर एंड पे टोटल लोड कितना है. वायर के अपर एंड पे m1 प्लस m2 है, क्योंकि वायर के अपर एंड पे वायर का पूरा मास और लोड का मास दोनों एक्ट हो रहा है. इसका मतलब तुमने लिखोगे लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2g. और इस वायर के लोअर एंड पे कभी भी याद रखना लोड उस एंड के नीचे देखना पड़ता है. लोअर एंड के नीचे कितना लोड है? m2. तो यहाँ पे क्या आएगा? m2g. g हो गया कैंसल. तो यू हैव लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन m2. कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी. डन कर दो. सिंपल. अगला क्वेश्चन. The length of the wire between two ends of sonometer wire is 100 centimeter. The total length is 100 centimeter. What should be the position of the two bridges below the wire so that three segments of the wire have their fundamental frequencies in the ratio of 1:3:5? तो सबसे पहले आपको सोनोमीटर का अरेंजमेंट याद होना चाहिए. तो सोनोमीटर अरेंजमेंट में एक सोनोमीटर बॉक्स होता है जिसको तुम साउंड बॉक्स बोलते हो. अभी मैं पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ करने वाला हूँ. इट इज जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. वैसे नहीं भी ड्रॉ करूंगा तो भी चलता है. इसके ऊपर आपके पास दो नाइफ एजेस होते हैं जिसको तुम ब्रिज भी बोलते हो. तो यू हैव टू ब्रिजेस ऑन दिस. यू कीप टू ब्रिज ऑन दिस. एक हो गया यहाँ पे P, एक हो गया Q. दो ब्रिज है. तो यू हैव टू ब्रिज. देन you have a hook here.
इसके ऊपर एक हुक है, हुक के ऊपर से तुमने एक वायर स्ट्रेच कर लिया which passes along the length of the box and above this arrangement of bridges. उसके बाद if you remember यहाँ पे पुली अरेंजमेंट होता है, पुली, तो यू हैव पुली अरेंजमेंट हियर एंड देन इस पुली के ऊपर से ये वायर पास होगा, और नीचे यहाँ पे आपके पास एक स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट होता है, हैंगर टाइप का. तो व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ दीज टू नाइफ एजेस, ऐसा बोला है ना, क्या बोला है आपको, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ टू ब्रिजेस बिलो द वायर सो दैट द थ्री सेगमेंट्स ऑफ द वायर हैव द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रेशियो. तो ये जो पहला सेक्शन है ये भी वाइब्रेट होगा विद सम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दूसरा सेक्शन वाइब्रेट होगा विद सम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड विल वाइब्रेट विद सम अदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और इनके जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो है वो होना चाहिए 1:3:5, ऐसा बोला है. तो आपको पोजीशंस फाइंड करने हैं, मतलब बेसिकली यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, द टोटल लेंथ इज 100. तो इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब पूरी तक का डिस्टेंस 100 है. तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब बेसिकली आपको फाइंड करना है लेंथ L1, L2 एंड L3. क्योंकि लेंथ मिल गया आपको तो पोजीशन अपने आप ही मिल जाएगा. तो लेट अस फाइंड दिस आउट. डू यू रिमेंबर दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? यस. तो इसका मतलब लेंथ का अगर रेशियो लेना है तो लेंथ एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो L1:L2:L3 will be 1/N1:1/N2:1/N3. तो L1:L2:L3 equals to 1/1:1/3:1/5. Right? Good. तो multiply by 15. तो L1:L2:L3 equals to 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15:5:3. तो 15:5:3 बन जाएगा. और अगर आपको पता है रेशोज में एक कॉमन मल्टीपल लगा देना, कॉमन फैक्टर, इसका मतलब L1 हो जाएगा आपका 15x और L2 हो जाएगा कितना 5x और L3 हो जाएगा कितना 3x. राइट. और इन तीनों को जब ऐड करोगे L1 प्लस L2 प्लस L3 को ऐड करोगे तो आना चाहिए 100 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर. तो 15x प्लस 5x प्लस 3x, तो यू गेट 15x प्लस 5x प्लस 3x इक्वल्स टू 100. So that is 23x equals to 100, which means x equals to 100/23. Right? So L1 is 15x. L1 जहाँ पे पहला वायर खत्म हुआ वहाँ पे पहला ब्रिज है, तो L1 is 15x. तो पहला ब्रिज होगा 15 into 100/23 पे. तो 100/23 into 15, 100/23 into 15 is 1500/23. तो 1500/23 ये पहला ब्रिज हो गया. बराबर. तो ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है. अब लॉजिकली सोचोगे दूसरा ब्रिज पहले ब्रिज के बाद में ही आएगा. ये 1500 है, 500 दिया है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. ये 300 दिया, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी. लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे. व्हाट इज L2? कितना है? 5x था ना. हाँ, तो 5 into 100/23, मतलब ये 500/23 है. यस, लेकिन ये पहले ब्रिज से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पहले ब्रिज से है. तो P ब्रिज का लोकेशन इज L1 एंड Q ब्रिज का लोकेशन इज L1 प्लस L2. तो रिमेंबर P जो पहला ब्रिज था P उसका लोकेशन L1 है और दूसरे का कितना है? L1 प्लस L2 है. L1 कितना आया? 1500/23. L2 कितना आया? 500/23. तो आंसर आएगा 2000/23. तो ऑप्शन नंबर डी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन सिंपल है. A string is tied between fixed points separated by 75 centimeter. So the total length of the wire is 75 centimeter. It is observed to have resonant frequencies of 420 Hz and 315 Hz. There are no other resonant frequencies between the two. मतलब ये successive frequencies है ये.
और स्ट्रिंग के केस में बिकॉज ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, तो किसी भी दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वही फंडामेंटल होता है। करेक्ट। आपको पूछा लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो 420 में से 315 सब्ट्रैक्ट कर लो, 105, आंसर डन, ऑप्शन सी। राइट। फिर भी सॉल्व करना है तो आपकी मर्जी है। एक काम करते हैं, ये जो छोटा फ्रीक्वेंसी थे ना, इसको पीथ ओवरटोन बोल देते हैं। और आपको पता है पीथ ओवरटोन क्या होता है? वायर के केस में P+1 इंटू फंडामेंटल, ऐसे होता है ना? यस, हाँ कि ना? हाँ, ऐसा ही होता है। और जो अगला ओवरटोन होता है P+1, वो कितना दिया है? 420 हर्ट्ज। तो वो कितना आएगा? P+2। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू, NP+1 माइनस NP, दिस इज इक्वल्स टू P+2N माइनस P+1N। ये वैल्यू है 420 और ये वैल्यू है 315। N कॉमन निकाल लो, P+2 माइनस P-1। PP हो गया कैंसल आउट, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो राइट हैंड साइड तो सिर्फ N बचा। और ये कितना आया? 105 हर्ट्ज, दैट इज द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी। पर ये भी सॉल्व मत करते बैठना, ऑलवेज रिमेंबर, अगर स्ट्रिंग है या फिर, हाँ, स्ट्रिंग दोनों एंड पे टाई होना चाहिए और पाइप दोनों एंड पे ओपन अगर है तो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, मतलब किसी भी दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस फंडामेंटली होता है। और फॉर अ क्लोज्ड पाइप 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होता है। तो क्लोज पाइप बोला हुआ तो डिफरेंस जो है वो 2 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर। एक एंड पे क्लोज्ड है, एक एंड पे ओपन है, रेजोनेट्स विद अ ट्यूनिंग फोर्क when the smallest length of the column is 50 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में जो कॉलम लेंथ है, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम कितना है? 50 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद सेम ट्यूनिंग फोर्क इज। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बोला क्या है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड स्मॉलेस्ट लेंथ, स्मॉलेस्ट लेंथ, स्मॉलेस्ट लेंथ मतलब बेसिकली फंडामेंटल मोड। अब फंडामेंटल मोड में लेंथ की वैल्यू 50 दी हुई है आपको, लेकिन होता क्या है? ये होता है लैम्डा बाई 4। क्या होता है ये? लैम्डा बाई 4, क्योंकि एंटी नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, दैट इज 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लार्जर लेंथ, आपको पूछे अगला कौन सा लार्जर लेंथ होगा, सो दैट द सेम ट्यूनिंग फोर्क विल रेजोनेट अगेन। नेक्स्ट लार्जर लेंथ फॉर द सेम ट्यूनिंग फोर्क। नेक्स्ट लार्जर लेंथ का मतलब होता है अगला, अगला ओवरटोन, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? क्लोज्ड पाइप में फर्स्ट ओवरटोन में, फर्स्ट ओवरटोन में कितने लूप्स होते हैं? 1.5। पहले में हाफ, फिर 1.5, फिर 2.5, फिर 3.5, फिर 4.5, फिर 5.5। एक एक लूप बढ़ता जाता है। यहाँ पे 0 फुल 1 हाफ, फिर 1 फुल 1 हाफ। तो इसका मतलब अगले में क्या होगा? अगले में ऐसा होगा। और ऐसा का मतलब क्या होता है? ये लैम्डा बाई 4 है, क्योंकि नोड टू एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4 और ये नोड टू नोड कितना है? लैम्डा बाई 2 है। तो कॉलम लेंथ दोनों मिला के कितना हो गया? 3 लैम्डा बाई 4। तो कॉलम लेंथ इन दिस केस को मैं एल डैश बोल देता हूँ। व्हाट इज एल डैश इन दिस केस? 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 4। उसमें से लैम्डा बाई 4 कितना है? 50 है। तो 3 इंटू 50 मतलब आंसर कितना आएगा? 150 सेंटीमीटर। तो आंसर इज 150 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, 150 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो नेक्स्ट हायर लेंथ इज 150, ऑप्शन नंबर सी। उसका अगला अभी ऐसा ऐसा आना चाहिए, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4। तो उसका अगला 250, फिर 350, फिर 450, फिर 550। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The fundamental frequency of closed organ pipe of length 20 centimeter is equal to second overtone of organ pipe open at both the ends. The length of organ pipe open at both the ends is simple question है. Fundamental frequency of closed pipe. Fundamental frequency of closed pipe is equal to second overtone of third organ pipe. Of open organ pipe. What is second overtone of open pipe? थर्ड हार्मोनिक. थर्ड हार्मोनिक होता है ना. अरे थर्ड ही होता है. थर्ड हार्मोनिक होता है कि नहीं. हाँ, सेकंड ऑर्डर इज थर्ड हार्मोनिक फॉर ओपन. ऐसा बोला है आपको. आपको पूछा है ओपन पाइप का लेंथ कितना है. तो बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप कितना होता है. V by 4L, where LC stands for length of closed pipe. What is the fundamental frequency of open pipe? V by 2L. So 2L open, where L open is the length of open pipe. 1 जा and 2 जा, V और V कैंसिल आउट हो गया. तो LO is 2 into 3, 6 times of LC. 6 times of 20, that is equals to 120. So 120 centimeter, option number B. Next question. तो ओवरऑल एज यू सी इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. दे आर ऑल वेरी फ्रेश. 2015, 16, 17 के क्वेश्चन हैं वेरी इजी PYQs. The second overtone of open pipe, फिर वही second overtone third harmonic, has the same frequency as first overtone of closed pipe. Okay. और closed pipe का लेंथ कितना है? L मीटर. The length of open pipe is simple question है. क्या बोला है आपको? Second overtone of open pipe, इसका frequency is equal to first overtone of closed pipe. Second overtone of open pipe is third harmonic, so third harmonic, and first overtone is also third harmonic. Third harmonic होता है ना. closed pipe का first overtone क्या होता है? third harmonic होता है. 2p plus 1. मतलब दोनों के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, ऐसा बोला है. सिंपल. ओपन पाइप के लिए V by 2L ओपन और क्लोज के लिए V by 4LC. कैंसल 1 जा और 2 जा. तो व्हाट इज L ओपन? L ओपन इज 2 टाइम्स ऑफ LC और LC को L बोला है, तो क्या आएगा? 12 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी. डन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. The two nearest मतलब successive harmonics of a tube closed at one end. अभी मैंने बताया था closed at one end में जो दो nearest होते हैं उसमें डिफरेंस कितना होता है? 2n, 2 times the fundamental frequency, right? तो two nearest harmonics of a tube closed at one end and open at other end are 220 and 260 hertz. What is the fundamental frequency of the system? 20 hertz. 260 और 220, डिफरेंस इज 40 और डिफरेंस ये 2n होता है, तो 20 hertz, ऑप्शन नंबर बी. बट अगेन मैं आपको एक बार ये फुल फ्लेच लिख के दे देता हूँ. NP इज 2p plus 1n और ये वैल्यू दी हुई है आपको 220 हर्ट्ज का. ये पीथ ओवरटोन है, तो P plus 1 ओवरटोन आएगा 2p plus 3n, या ये है 260 हर्ट्ज. जब तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे NP plus 1 minus NP, दिस इज 2p plus 3n minus 2p plus 1n, और ये वैल्यू है आपके पास 260, वो वैल्यू है 220. दिस इज n कॉमन 2p plus 3 minus 2p minus 1, तो 2p हो गया कैंसिल. 3 minus 1 is 2, ये हो गया 40 हर्ट्ज, दैट इज इक्वल्स टू 2n, तो n इक्वल्स टू 20 हर्ट्ज. तो n इक्वल टू 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी. Next question. तो 2018 का क्वेश्चन है PYQ. A tuning fork is used to produce resonance in glass tube. सबसे पहले glass tube is a tube closed at one end. नॉर्मल ग्लास ट्यूब देखा है ना आपने, वो एक एंड पे क्लोज होता है. So glass tube is a tube closed at one end.
द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन दिस ट्यूब कैन बी एडजस्टेड बाय वेरिएबल पिस्टन। तो पिस्टन के हेल्प से हम लोग एयर कॉलम का लेंथ चेंज कर सकते हैं। एट रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस टू सक्सेसिव रेजोनेंसेस आर प्रोड्यूस्ड एट 20 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर। मतलब ये जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुआ था तब लेंथ था L1, जब पहला ओवरटोन आया तब लेंथ था 73 सेंटीमीटर L2, राइट। If the frequency of the tuning fork is 320 Hz, the velocity of sound in air at 27 degree Celsius is। अब इसका मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, बट रिमेंबर दिस एज अ ट्रिक ओनली, तो ये काम में आएगा। फिर फुल फ्लैग सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है आपको। डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड पाइप? क्लोज्ड पाइप V by 2L, V by 2L, सही है। 4L पक्का श्योर कि 2L? 4L, 4L, V by 4L। गुड। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? क्वेश्चन में आपके पास क्या है? व्हाट हैव दे गिवन यू? देयर आर टू डिफरेंट लेंथ्स, दो लेंथ है, एक है फंडामेंटल के लिए, एक है फर्स्ट ओवरटोन के लिए। L1 और L2 की वैल्यू दी है 20 एंड 73। गुड। और आपको क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी। और क्या पूछा है आपको? स्पीड ऑफ साउंड। क्या पूछा है? स्पीड ऑफ साउंड। तो ऐसे केस में सिर्फ ये याद रखना, N इज V by 4L फॉर अ क्लोज्ड पाइप, तो V इक्वल्स टू 4NL हो जाएगा। सिर्फ L की जगह पे डेल्टा L लिखो और 4 की जगह पे 2 लिखो, तो V इक्वल्स टू 2N L2 माइनस L1। तो 2N, व्हाट इज N? 320, 320 बोला है ना आपको? यस। व्हाट इज लेंथ? 2 73, लेंथ 1 इज 20 और सेंटीमीटर में था, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² यूज कर लिया। तो 2 इंटू 320 इंटू हाउ मच इज दिस? 53 इंटू 10⁻⁻², बराबर। तो एक काम करेंगे, इसको 320 रखते हैं, 320 रखते हैं, ये 106 और 10⁻² है, तो 1.06 है। तो 320 इंटू 1.06, 320 इंटू 1.06, 339.2। तो आंसर शुड बी 339.2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी चेक करो, ऑप्शन बी दिया है क्या? ये होना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है ना? बोल। तो डन। अगला क्वेश्चन। अभी कंफ्यूजन कहाँ होता है कि वो तो V by 4L था, तो 4 क्यों नहीं लिखा? 4 लिख के देखो क्या होगा, इससे डबल वैल्यू आएगी। 340 का डबल 680 मीटर पर सेकेंड। 680 मीटर पर सेकेंड नहीं होता है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वेरीज बिटवीन 330 टू 350 मीटर पर सेकेंड। 356, 357 भी हो सकता है, लेकिन 680, क्योंकि मैं यहाँ 4 लिखूंगा तो डायरेक्ट डबल हो जाएगा वो, तो 680 नहीं होता है वो। 680 होने के लिए टेम्परेचर की वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि यू मस्ट रिमेंबर, डू रिमेंबर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर? 11th स्टैंडर्ड में तुम डिराइव करते हो। हाँ, वो आता है स्पीड ऑफ साउंड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर is speed at 0 degree Celsius plus 0.61 T, where T is in degree Celsius। तो V0 की वैल्यू नॉर्मली 0 डिग्री पे 332 होती है, प्लस 0.61 इंटू टी। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो 332, 1 डिग्री है तो 0.61 इंटू 1 प्लस 332, 2 डिग्री है तो 0.61 इंटू 2 मतलब 1.22 प्लस 332, तो 333.2। 5 डिग्री है तो मल्टीप्लाई बाय 5 और ऐड करो, दैट इज रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो 640 होने के लिए, 640 होने के लिए टेम्परेचर कहाँ के कहाँ जाएगा? 640 में से 332 निकाल लो, कितना आया? 308.61
तो T इक्वल्स टू 308 बाय 0.61 कर लो। वेरी हाई टेम्परेचर, 308 से तो ऊपर ही आएगा ना, डिनोमिनेटर छोटा है। तो इतना हाई टेम्परेचर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये याद रखना, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ओके, और वेरीफाई करने के लिए एक रफ एस्टिमेट देख लेते हैं, कर ही रहे ना। आपको आपको स्पीड कितना मिला, 339.2, चलो 339 मान लेता हूँ। और 339 माइनस माइनस 332, 7, तो T इक्वल्स टू 7/0.61, एक्चुअली 7.2 होना चाहिए था वो। तो टेम्परेचर इन्होंने कितना बोला है, 27 डिग्री बोला है ना इन्होंने, तो चेक कर लेते हैं उसके आसपास आता है क्या, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। 11.8। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 332 मैंने लिया, 332 कभी 330 भी लेते हैं 0 डिग्री पे। तो रिमेंबर दिस, तो 2 ही आएगा, यू कैन नॉट हैव 4 देयर। अगला क्वेश्चन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन नहीं, थर्ड हार्मोनिक। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड organ pipe. If the length of the closed pipe is 20, the length of open organ pipe is, चलो ठीक है, देखते हैं आंसर मैच होता है क्या। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन इज थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड, ओवरटोन ही हार्मोनिक, तो हार्मोनिक। आंसर मैच हो तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। व्हाट इज फंडामेंटल फॉर ओपन, V by 2L0 and for closed V by 4LC। कैंसल कैंसल है, तो सॉल्व ही किया था अभी हमने वैसे। तो एनीवेज आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है आपको, एलो, तो व्हाट इज एलो, 2/3 टाइम्स ऑफ LC। व्हाट इज LC, हाउ मच इज LC, 20, तो कितना आ गया 40/3। 40/3 कितना होता है, 13.2, 13.33 होता है ना, बराबर है। देखो तो आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या, दिया है, गुड। तो थर्ड हार्मोनिक, नॉट थर्ड ओवरटोन। अगला क्वेश्चन, ओ गुड क्वेश्चन, सिंपल है लेकिन कुछ तो थोड़ा सा नया है। अ सोर्स ऑफ साउंड, बाय द वे आपके स्टेट बोर्ड में चैप्टर नंबर 11 नहीं 8 साउंड, उसमें इससे भी हायर लेवल का क्वेश्चन था डॉप्लर इफेक्ट में, तो वो भी एक बार रिवाइज कर लो, उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और सोर्स ऑफ साउंड एस, तो यहाँ पे पहली बात तो एस को ने बताया ही नहीं, ये है एस। सोर्स ऑफ साउंड एस, इमिटिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज एंड एन ऑब्जर्वर ओ आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। द सोर्स इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 19.4, तो सोर्स का स्पीड दिया है, ये Vs है, Vs। सो Vs की वैल्यू दी है 19.4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो द सोर्स इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 19.4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सोर्स ऑब्जर्वर लाइन, ये सोर्स ऑब्जर्वर लाइन है, इसके साथ 60 डिग्री पे सोर्स मूव हो रहा है। द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, द apparent frequency observed by the observer is, तो पहले क्वेश्चन समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। You have a source of sound which is somewhere over here, ये source of sound है, ये सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाला लाइन है, दिस इज ऑब्जर्वर हियर, और ये जो सोर्स है इट इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर, राइट, दिस इज 60 डिग्री। तो ऐसे केस में सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर, डॉपलर इफेक्ट तब होता है जब मोशन अलोंग द लाइन हो, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, राइट। यहाँ पे जो मोशन है वो अलोंग द लाइन तो नहीं है, तो इस केस में कंपोनेंट्स करने पड़ते हैं, एक कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा, एक कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा। ये कंपोनेंट जो है
ये कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट है, और ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करते वक्त कॉस कंपोनेंट यूज करना है, साइन कंपोनेंट हमारे काम का नहीं है, राइट, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट के लिए द मोशन शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर, बट यू सी ये साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इस केस में कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल। देन यू आर सपोज टू फाइंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, ऑब्जर्वर मतलब लिसनर रेस्ट पे है, लिसनर रेस्ट पे है तो ऊपर से वी आएगा और नीचे वी और वी एस आएगा, लेकिन वी एस का कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस, और यहाँ पे कौन आएगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो आपको दिया हुआ है 100 हर्ट्ज का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस कम हो रहा है तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तो बीच नीचे क्या आएगा, माइनस, हो गया, गुड। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। अभी आपको सिर्फ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, डन। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 330 दिया हुआ है, तो 330 माइनस वी एस बाई 2 इंटू 100, क्योंकि कॉस 60 इज 1/2 और वी एस की वैल्यू कितने दी है, 19.4, तो Na इक्वल्स टू 330 अपॉन 330 माइनस 19.4, 19.6 तक है, 19.4/2 है इंटू 100, तो दिस इज इक्वल्स टू 330 अपॉन 330, व्हाट इज 19.4/2, 9.7 और ये आ गया इंटू 100, सॉल्व कर लो, हो गया। हाउ मच इज 330 माइनस 9.7, 321.3 into 100, how much is this, स्लाइटली ग्रेटर आएगा। पहली बात तो ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं आ सकते, तो ए और बी में से एक आएगा, तो आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल टेबल्स का हेल्प लेना पड़ेगा बेसिकली। तो एनीवेज मैं तो कैलकुलेटर यूज कर देता हूँ, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल टेबल बिकॉज टू आंसर्स आर वेरी नियर बाय, तो 330 डिवाइडेड बाय 312.3 है ना, तो 101.027 into 100, 102.7 हर्ट्ज, विच इज बेसिकली 103 हर्ट्ज, 103 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, a siren emitting a sound of frequency 800 hertz moves away from an observer towards a cliff at a speed of 15 meter per second. Then the frequency of sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff is, उसी टाइप का क्वेश्चन है which I just told you। देखो क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। A siren emitting a sound of frequency 800 hertz, so actual frequency is 800 hertz, moves away from the observer, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, towards a cliff at a speed of 15 meter per second. Then the frequency of sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff is. So how to solve this question? तो एक काम करो, imagine ये रोड है, imagine you have a cliff here. I expect you know what is a cliff. It's a kind of vertical mountain. जिनको माउंटेनियरिंग जो करते हो उनको पता होगा, so it's directly kind of vertical. So you have a siren emitting some sound, तो यहाँ पे सायरन है, और उसके पीछे मैं मान लेता हूँ देयर इज एन ऑब्जर्वर, क्योंकि उन्होंने बोला मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो लिसनर पीछे होना चाहिए और सायरन इधर जाना चाहिए, क्योंकि सायरन इज मूविंग टुवर्ड्स क्लिफ, तो दैट इज द सिचुएशन ओवरऑल। तो यहाँ से जो साउंड आएगा वो रिफ्लेक्ट होकर इसके पास आएगा। अब पहली बात तो यहाँ तक साउंड पहुंचा कितना, फ्रीक्वेंसी कितना पहुंचा, तो एक काम करो, केस वन इज, अच्छा बाय द वे हमको केस 1 केस 2 करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ना ऑब्जर्वर मूविंग है ना क्लिफ मूविंग है,
तो इसका मतलब सायरन का जो फ्रीक्वेंसी क्लिफ तक पहुंचा वही रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर पर गया, क्योंकि दोनों रेस्ट पे है। तो क्लिफ कितना फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगा जितना उसके पास पहुंचेगा। तो हमको सिर्फ फाइंड करना है व्हाट इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी रीचिंग द क्लिफ। तो इस केस में क्लिफ हो गया ऑब्जर्वर। तो केस 1 में आप बोल सकते हो क्लिफ इज ऑब्जर्वर, मतलब लिसनर। तो केस 1 में यू कैन से क्लिफ इज लिसनर, ऑब्जर्वर, एंड सायरन इज द सोर्स। हु इज मूविंग? Who is moving? Source. Who is at rest? Cliff. And the siren is going towards. Distance कम हो रहा है, तो न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा. And actual frequency. What is the value of V? 330 दिया है क्या? 330 दिया है, okay. 330. So V का जो 330 है और सोर्स का स्पीड कितना है? 15 है क्या? 15 है. Very good. और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है? 800 हर्ट्ज. तो ये हो गया 330/315 इंटू 800. ये 15 का टेबल है. 15, 21 जा और 22 जा. 22/21 is slightly greater than 1 into 800, slightly greater than 800, slightly greater than 800 to 838. Done. So 22/21 इंटू 800, 838. तो 838 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी क्लिफ पे पहुंचा. और क्योंकि क्लिफ और ऑब्जर्वर दोनों स्टेशनरी है, तो जितना इसके पास पहुंचा उतना ही फ्रीक्वेंसी उसने रिफ्लेक्ट भी कर दिया. तो आंसर 838 आना चाहिए. क्या आंसर? ऑप्शन नंबर सी दिया है क्या? दिया ना? गुड. डन. केस 2 में ऑब्जर्वर is the person and cliff is the source, लेकिन because there is no relative motion between the two, तो जितना cliff emit कर रहा है उतना ही frequency person के पास पहुंचेगा. In a sinusoidal wave, sine wave, the time required for a particular point to move from maximum displacement to zero displacement is 0.170 second. The frequency of the wave is, जोग है. साइन वेव पता है? साइन वेव पता होगा तो जोग है. मैं तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया. ये साइन वेव होता है. दिस इज अ साइन वेव. साइन वेव में पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मीन तक आने में अगर टाइम लग रहा है 0.17 सेकेंड, और आपको पता होना चाहिए ये होता है टाइम पीरियड बाय 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, मतलब एक चक्कर खत्म. तो वन ऑसिलेशन में मैक्सिमम टू मीन, मीन टू नेगेटिव मैक्सिमम टू मीन, एंड देन टू पॉजिटिव मैक्सिमम. तो टाइम पीरियड टी होता है. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मीन तक आने में कितना होता है? T/4 होता है. तो T/4 होता है तो तुमको मिल गया T. तुमको T मिल गया कितना? 4 इंटू 0.17. तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 1/T होता है. तो 1/4 इंटू 0.17. सिंपल. व्हाट इज 74 का? हाँ, 68. तो 0.68 सही है ना? तो 1/0.68 is 100/60 है. 100/68 is 1.5 के आसपास. हाँ, 1.5 के आसपास, 1.47. बराबर है. एग्जैक्ट भी वही आएगा आंसर. 1 डिवाइडेड बाय 0.68, 1.47. तो 1.47 हर्ट्ज. ऑप्शन नंबर ए. तो ये हो गए आपके क्लास बेस्ड नीट PYQ खत्म. Now it is time for us to move to home-based NEET PYQ questions. Home-based NEET PYQ. Question number 1. The velocity of sound is Vs in air. If the density of air is increased to 4 times, then the new velocity of sound will be Vs/2. क्यों? क्योंकि if you remember 11th standard का sound chapter, speed of sound
is, if you remember, it is under root of gamma p by rho, where gamma is ratio of specific heat, p is pressure, and rho is density of air. So it is inversely proportional to root of air. So V2 by V1 is under root of rho 1 by rho 2. इनवर्स रिलेशन है। और आपको बोला है डेंसिटी हैज बिकम्स 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स डेंसिटी हो गया, तो आपको सीधा सीधा रो 1 बाय रो 2 मिल गया 1 बाई 4। तो देयरफॉर V2 बाय V1 इज रूट ऑफ 1 बाई 4, तो V2 इक्वल्स टू V1 बाई 2, V1 को VS बोला है तो VS बाई 2, हाफ। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat at anchor is rocked by waves whose crests are 100 meter apart and velocity is 25 meter per second. The boat bounces up once in every. Did you understand the meaning of question? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन। द बोट एंड एंकर, एंकर मतलब जो फ्रंट पार्ट होता है बोट का उसको एंकर बोलते हैं। इस रॉक्ड बाय मतलब यहाँ पे वेव्स आ गए, वेव्स, और जो वेव्स है उसमें जो सक्सेसिव क्रेस्ट का डिस्टेंस है वो क्रेस्ट आर मतलब वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ है 100 मीटर, स्पीड कितना है, स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। तो बोट बाउंसेस वंस इन हाउ मेनी सेकेंड, बाउंस तब होगा जब पहला क्रेस्ट आया, बाउंस हुआ, अगला क्रेस्ट आया वापस से बाउंस हुआ। मतलब बेसिकली एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का टाइम कितना जो तुम टाइम पीरियड बोलते हो, तो तुमको टाइम पीरियड पूछा है, यहाँ पे घुमा फिरा के टाइम पीरियड पूछा है। हर बार जब क्रेस्ट आएगा तब बाउंस होगा ना, तो पहले क्रेस्ट पे बाउंस हो, फिर दूसरे क्रेस्ट पे बाउंस हो, फिर तीसरे पे, तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट में जो टाइम होता है क्या होता है, वो टाइम पीरियड। तो कैसे फाइंड करोगे, v इक्वल्स टू एन लैम्डा, राइट, v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज अपॉन टाइम पीरियड। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया, लैम्डा बाई v, लैम्डा कितना है 100, स्पीड कितना दिया, स्पीड 25, तो कितना आंसर आएगा 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में एक बार बाउंस करो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने 2 बार सॉल्व किया है। द फंक्शन sin स्क्वायर ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक बट नॉट हार्मोनिक विद अ पीरियड ऑफ पाई बाय ओमेगा, बराबर क्या, हाँ, तो ये क्या है, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक विद पीरियड ऑफ पाई बाय ओमेगा। जिनको याद नहीं है मैं बता देता हूँ, बट आई विल नॉट गिव यू टाइम टू राइट डाउन। sin स्क्वायर ओमेगा टी, ये अगर याद होगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे ओमेगा डैश और 2 ओमेगा है, और ये ओमेगा डैश होता है 2 पाई एन डैश, और ये होता है 2 पाई एन, तो 2 पाई हो गया कैंसल। क्या पूछा था हमको, क्या पूछा था, क्या पूछा, अच्छा ओमेगा के टर्म्स में पूछा है, फिर कोई बात नहीं, ओमेगा के टर्म्स में पूछा था कोई बात नहीं, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा है ना। क्या टाइम पीरियड पूछा है क्या, अच्छा पीरियड पूछा है, पीरियड पूछा, ठीक है, फिर पीरियड पूछा तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 पाई एन डैश इक्वल्स टू 2 इंटू 2 पाई एन, 2 पाई कैंसिल किया तो सही था, सही था। सिर्फ आपको टाइम पीरियड पूछा है, हाउ टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर ये ओमेगा डैश इज 2 पाई बाई टी डैश, ये भी हो सकता है ना, यस। तो ये कितना आ गया 2 ओमेगा, हो गया, कैंसिल कैंसिल हो गया, यस। तो व्हाट इज टी डैश, पाई बाई ओमेगा, तो वही तो बोला मैंने, पाई बाई ओमेगा। अगला क्वेश्चन, अभी ये 2 बार हुआ है, अभी आई विल नॉट गिव यू टाइम टू राइट दिस, 2 बार हो चुका है क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इज 0.0015 sin 60 2.4x plus 3160. The wavelength of this wave is, wavelength of this wave जो आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए
एक्स के साथ जो भी नंबर लिखा हो वो होता है के। कौन होता है वो? के, जिसको वेव नंबर बोलते हो। और एक के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। क्या होता है ये? 2 पाई बाय लैम्डा। तो के इज 2 पाई बाय लैम्डा। आपको क्या पूछा था? आपको वेवलेंथ पूछा था ना? यस, वेवलेंथ पूछा था। तो व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज 2 पाई बाय 62.4। घाई बिल्कुल नहीं। व्हाट इज 2 पाई? 6.28। और नीचे कितना है? 62.4। अगर आप रफली रफली देख रहे हो तो वंस और टेंस है, तो 0.1 यूनिट है। 0.1 यूनिट है ऑप्शन नंबर बी, अप्रोक्सीमेटली। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The equation of a transverse wave traveling on a rope is given by y equals to 10 sine pi 0.01x minus 2t, where y and x are in centimeter t in second. The maximum transverse speed of a particle, maximum speed of a particle, wave नहीं, particle, right? अब एक बात बताओ, जब एक ट्रांसवर्स वेव एक मीडियम से पास होता है तो उस मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं? डांस करते हैं। हाँ, डांस करते हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिकली डांस करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू 10 साइन, ये पाई अंदर ले लेते हैं, 0.01 पाई एक्स माइनस 2 पाई टी, करेक्ट। और ये जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पे ही होता है और वो ए ओमेगा होता है। क्या होता है? ए ओमेगा। बाय कंपैरिजन यू शुड नो ये है ओमेगा। तो ओमेगा कितना है? 2 पाई। और ये बाहर 10 कौन है? कौन है ये? ए है। ए कौन है? ये ए, दिस इज ए। तो ए इज 10 एंड दैट इज 2 पाई। और ये ए सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। व्हाट इज 2 पाई? 6.28 इंटू 10, 62.8। 62.8 62.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 63 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। चलो, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एंड अभी नीट के जो बाकी क्वेश्चंस है उस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट सॉल्व किए। सिर्फ एक क्वेश्चन है जो होना चाहिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। शायद जेई में भी वापस आ जाए, लेकिन लेट अस जस्ट टेक दिस वन नाउ। An organ pipe is closed at one end and has a fundamental frequency of 1500 Hz. 1500 Hz मतलब 1.5 kilohertz का fundamental frequency है। The maximum number of overtones, the maximum number of overtones generated by this pipe, which a normal person can hear is. इसको मैं फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं। हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे बाय जनरल लॉजिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना था? 1.5 किलो हर्ट्ज। 1500 हर्ट्ज मतलब 1.5 किलो हर्ट्ज। नॉर्मल ह्यूमन 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। और एक क्लोज्ड पाइप है, क्लोज्ड पाइप में एन के बाद कौन आता है? 3 है। उसके बाद कौन आता है? 5 है। फिर कौन आता है? 7 है। फिर क्या आता है? 9 है। फिर क्या आता है? 11 है। राइट, वेरी गुड। फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन क्या है, जरूरत नहीं है आपको। ये सिर्फ पहली बार इतना लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये किलो हर्ट्ज में, हाँ, 1.5 इंटू 3 कितना हो गया? 4.5। उसके बाद कितना हो गया? 7.5। उसके बाद कितना हो गया? 10.5। अरे 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो नोटिस करो कम से कम। ये कितना हो गया? 13.5। फिर कितना हो गया? 16.5। फिर कितना हो गया? 19.5। फिर कितना हो गया? 22.5। लेकिन वो कहाँ सुनाई देता है तुमको? हमको तो 20 किलो हर्ट्ज सुनाई देता है ना, तो 22.5 क्यों गिनना है तुमको? और उन्होंने बोला है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं बोला, ओवरटोन्स बोला, मतलब ये वाले। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6। ऑप्शन नंबर सी, डन, गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे।